हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज जूही गोयल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिद्धि का टेस्ट नंबर 9। तो टेस्ट नंबर 9 जो था ये किससे था? जीएस। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो ये उसका था। ठीक है, और इसमें क्या फुल सिलेबस था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सभी सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और सब। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। ठीक है, तो बाकी ये टेस्ट 9 है और इसके बाद एक और टेस्ट 10 है। तो जो टेस्ट 10 और 9 दोनों ही क्या थे? एफएलटी थे। ठीक है, जीएस के थे। और इससे पहले 7 और 8 जो था वो आपका किससे था? सी सेट से था। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं आज के टेस्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following fundamental rights are granted by the Indian Constitution under right to freedom? तो right to जो freedom है आपका, ठीक है, इसके तहत कौन कौन से राइट्स हैं वो इस क्वेश्चन में आपको बता दें। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशंस आपके पास ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ एनालिसिस में आपको मिली है। तो मैं लाइक नो आई जस्ट होप कि आपने वो सब पढ़ लिया होगा। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट होंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट टू असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे आपको और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिकल एक तो 14 क्या है, 15 क्या है, ठीक है, 16, 17, 18 ये सब क्या है, फिर 19 क्या है, 20 क्या है, ये पता होने चाहिए। उसके बाद में लाइक नो मतलब आपके वहाँ पे ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स के अंदर का कंटेंट क्या है ना, ये आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन थोड़ा इस वे में भी होगा कि उसके आसपास की और भी क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर करनी है स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सील्स। ठीक है, अब ये आपका एंशिएंट का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला पॉलिटी का था, अब ये एंशिएंट का। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो थी वो पहली लाइक नो पहली क्या थी? साइट थी जो एक्सकावेट की गई थी। ठीक है, और ये कौन सी नदी पे है? रावी नदी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है? सील्स पे है। तो क्वेश्चन जो सील्स पे है इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो जो सील्स है, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती थी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, स्फीयर, बहुत प्रकार की सील्स होती थी। ठीक है, और वो जो सील थी इनका मेन काम क्या था? कमर्शियल पर्पस पे था। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था, जैसे मान लो ये एक सेक है, बस इसको बांध के फिर यहाँ पे सील लगा दी जाती थी। जैसे कि अगर किसी ने सील तोड़ने की कोशिश की तो पता लग जाएगा कि ये जो है मतलब जो मटेरियल है या जो भी कंसाइनमेंट है ये बीच में लूटा गया या सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि जो हड़प्पा की सील थी वो स्क्वायर में 2x2 का साइज था। और थर्ड है कि ये जो है स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट का मतलब सोप स्टोन की ये बनी होती थी। ठीक है, ओके। और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा सील्स मिली हैं और मोहनजोदाड़ो सील्स के लिए जाना भी जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल। क्या हो जाएगा? ओल। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? तो पहला है आपका 7 शेड्यूल। बिल्कुल सही बात है। 7 शेड्यूल से हमें यूनियन का, फिर स्टेट का, फिर कॉन्करेंट का, फिर रेजिडुअल। तो मतलब इसमें ये तो दिखा गया ना फेडरल। बाइकैमरलिज्म बिल्कुल सही बात है। फेडरल के लिए इंटीग्रेटेड नहीं इंडिपेंडेंट होता है, और इंटीग्रेटेड किसके लिए होता है? यूनिटरी के लिए। और इमरजेंसी किसके लिए होता है? यूनिटरी के लिए। तो 3 वाला गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी तक आपके लिए लर्निंग क्या है कि आपको एक तो क्या पता होना चाहिए? यूनिटरी पता होना चाहिए फीचर्स, और एक फेडरल फीचर्स पता होनी चाहिए। और फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या पता होनी चाहिए। कूल, ठीक है, चलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट। क्वेश्चन है अगला, विद रेफरेंस टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। पहली है यूनियन पार्क कमेटी, सरदार पटेल। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड है प्रोविंशियल, और फिर है स्टेट्स, और फिर है स्टेयरिंग। देखो स्टेयरिंग कमेटी जो है क्वेश्चन में क्या कहा है? नोट
नोट पूछे, ठीक है। तो देखो ये तो है गलत, ये दोनों इंटरचेंज की हुई है, ठीक है, और ये आपकी सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। क्वेश्चन में नोट पूछा है, नोट का मतलब ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। थर्ड और फोर्थ सही है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग के कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये पता ही होना चाहिए। और स्टेयरिंग के आपको पता लगी कि, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में मैचिंग करनी है, पार्ट टू ग्रांट पार्डन। सबसे पहले तो यही गलत है, 76 नहीं 72, ठीक है। ओके और सॉरी मैचिंग है ना ठीक है मैचिंग है, तो ए का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ए का 4, यानी ये तो गया, अब इन दो में से एक होगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में, बताइए। पार्ट टू अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो आपके किस में आ जाते हैं, 76 में, तो डी का क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद में बी का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सेशन किस में 85 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोल, ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई। फिर उसके बाद में है विद रेफरेंस टू क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसके लिए क्या क्या उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। तो 35 ईयर चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल फॉर लोकसभा, ठीक है, प्रेजेंट में, और कैन नॉट होल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल 3, ठीक है। चलिए कौन सी बॉडीज प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं जोनल काउंसिल होम मिनिस्टर कहता है, ठीक है। तो ये गया, ए बी तो गए। उसके बाद में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, इन इंडिया जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ऑल एग्जीक्यूटिव आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, बताइए। देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो रियल नहीं होते हैं, वो नॉमिनल होते हैं, ठीक है। रियल तो आपके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। रियल जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो पहला तो गलत है, सेकंड सही है, आंसर क्या हो जाएगा बोल, ठीक है। बोल वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए with reference to the power of governor, consider the following statements. The governor can summon, prorogue and dissolve the assembly, can adjourn the sitting. सबसे पहले तो adjournment का काम इनका नहीं होता है, ठीक है। Governor address the first session of the legislative assembly after election. Governor causes the annual budget, जो annual budget है वो ले डाउन करते हैं, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, वो गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्यसभा पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता, सही बात है। और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल सही है। एवरी मेंबर टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और हर 2 साल में वो रिटायर होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब आपको पता क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और वीपी ही जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। इस वजह से ये जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड नहीं करते, ये याद रखना, ठीक है। यही कारण है कि वो जॉइंट सिटिंग नहीं प्रिसाइड करते। क्वेश्चन नंबर 11 लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए एक प्राइवेट मेंबर का जो बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, मतलब जरूरी क्या ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिनिस्टर्स बिल भी तो जाता है ना उसमें लोकसभा में, जैसे मनी बिल हो गया, तो पहला गलत, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो होती है वो डिसॉल्व, मनी बिल पे कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। 108 आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग का, और किस पे होती है, ऑर्डिनरी बिल पे होती है। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला बिल होता है, उस पर तो कभी जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस ही नहीं लगता, तो सीधा ही पास होता है एसेंट मिलते ही, ठीक है। तो मनी बिल पे कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और स्पीकर जो होता है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, इसलिए 30 का हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ओके।
चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मोशन, कौन कौन से मोशन को इस्तेमाल किया जा सकता है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए? तो देखिए, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग, नो कॉन्फिडेंस, ओके ये तो सभी ही है बस। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 हो गया जैसे, ठीक है, और ये लोकसभा में ही जा सकता है सिर्फ, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, राज्यसभा में नहीं जाता है। और कट मोशन तो जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि वॉश डॉग है, ठीक है, तो ये कौन सी है? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको पता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1919 एक्ट से बनी है, और ये कमेटी कैग वाला जो एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है, ये बस पैसे को देखती है पीएससी। बाकी पीएससी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 1 साल का टेन्योर होता है, और इनके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टिमेट कमेटी तो आपको पता ही होगी, ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ये बजट को देखती है, ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 किस पे है? क्वेश्चन नंबर 14 है कैग पे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैग। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो होती है काउंसिल मिनिस्टर की, ये सिक्योर होती है कैग से। कैग अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, ठीक है, और वन स्टेबल्ड तो ये पीएससी चेक करती है, ये सही है, ठीक है, बस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। आर्टिकल क्या होता है कैग का? 148, और अगर हमने वैसे देखा था CDFA, ठीक है, कैग, ड्यूटीज कैग की, फॉर्म, ऑडिट अकाउंट, 148, 149, 150, 151, ठीक है, ये कैग के आर्टिकल्स हो जाएंगे आपके। और इंडिया के अंदर जो कैग होता है, ब्रिटिश और इंडिया का कैग जो है, इसमें रात दिन का फ़र्क है, क्या फ़र्क है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस को डिवाइड किया गया है कि उनका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो देखो, चेयरमैन यूपीएससी बनने के बाद आप आगे नहीं बन सकते, और सीएजी बनने के बाद भी आप आगे नहीं बन सकते। इलेक्शन कमिश्नर का डिबार नहीं है, ठीक है, तो इनको डिबार नहीं है, इन दोनों का डिबार हो जाता है, मतलब ये अलाउड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 15 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, जो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द सीओएम, ठीक है। सेकंड है, प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है बिल को एक बार के लिए, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सारे बिल्स को विटो करने की। देखो, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है ना, उस पर प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ असेंट दे सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं कि भाई मान लो, देखो क्या कहानी होती है कि मान लो बिल पहले एलएस में है या आरएस में है, किसी में भी आया, ठीक है, फिर जिसमें आ गया उसके अनदर हाउस में आएगा, मान लो, ठीक है, मान लो पहले एलएस में है तो फिर आरएस में आएगा, और पहले आरएस में है तो फिर एलएस में आएगा, फिर ये बिल जाएगा, फिर ये जैसे इसमें मेजोरिटी लगेगी, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकते कि भाई बिल रखता हूँ या तोड़ देता हूँ, फाड़ देता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं, कुछ नहीं, बस ये क्या, एसेंट, उनके सिग्नेचर लगेंगे, एसेंट लगेगा, और डन, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा विटो कर सकते हैं सभी प्रकार की, गलत है, नहीं कर सकते, तो तीसरे को निकालो, ठीक है, इसमें से जो थर्ड है गलत हो जाएगा, आंसर क्या है? ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेम्बल पे क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या पूछा गया, देखो, क्वेश्चन नंबर 17, it doesn't have the source of power to legislature, provide no limitation, it can be enforced in the court of law, it is non justiciable in nature, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नोट सबसे पहले तो, अब देखो, नॉन जस्टिशिएबल है, सही, इनफोर्स गलत, नहीं हो सकता, नॉन इनफोर्सेबल, और क्या क्या नहीं हो सकता? एफडी नहीं हो सकता, डीपीएस भी नहीं हो सकता, लेकिन एफआई ये इनफोर्स हो सकता है, कानून और कोर्ट, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गलत पूछा है, सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एनजीटी पे है,
एनजीटी स्टैब्लिश हुआ था ईपी एक्ट में ताकि वो इन्वायरमेंट केसेस को ले सके. बाउंडेड बाय द प्रोसीजर, नो. एनजीटी इन्फोर्सिंग लीगल राइट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, एनजीटी एम टू डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन द टाइम पीरियड. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से क्या गलत है और क्या सही. देखो सबसे पहले तो जो एनजीटी है ये 2010 के एक्ट से बना था. किससे बना था? एनजीटी 2010. तो पहला तो गया, पहले के जाने से ए गया, बी गया. दूसरे में बाउंड नहीं है वो प्रोसीजर से. ठीक है, बाउंड नहीं है तो ये भी गया, ये हो गया करेक्ट. ठीक है, एनजीटी की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. क्यों? क्योंकि कानून से बनी है. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन में? स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, और उसके अंदर भी क्या है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, 43 प्रिंसिपल आर्टिकल है, मतलब यूए 43. ठीक है, तो इसके अंदर ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की बात हुई है, कॉयर बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड. ठीक है, देखो 43 किसकी बात करता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज की. और इसको प्रमोट देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे, जैसे सिल्क हो गया, कॉयर पता है किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो कोकोनट होता है ना, नारियल, मान लो वो ये शेप होते, तो जो ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का हस्क सा होता है ना, उसको बोलते हैं कॉयर. और ये आगे काम आता है फैब्रिक, टेक्सटाइल में और रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, मतलब बहुत वैलिड यूजेस है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल डी. ठीक है, क्या हो जाएगा? डी वुड बी द राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एफआर और डीपीएसपी के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है. चलिए देखिए, एफआर जो है इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी इंश्योर करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. बात पहली सही है, क्वेश्चन में नोट करेक्ट पूछा है तो पहला तो सही है. डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एफआई के इन रियलाइजिंग द प्रीएम्बल के आइटम्स, ये भी सही है. दोनों सही है. क्वेश्चन में पूछा है नोट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है. ठीक है, ये आप समझ गए ना, मतलब पॉइंट के जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करने के लिए बना होता है. ठीक है, लेकिन जो आपका डीपीएसपी होता है, जैसे आपने देखा ना, सामाजिक और आर्थिक, जैसे समाज में आपको वैल्यूज देनी है और इकोनॉमिक में आपको वो राइट टू वर्क को थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है किस किस ग्राउंड में? मतलब फॉर एग्जांपल कि आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा या आप कुछ गलत बोल रहे हैं. ठीक है, मतलब माना आपके पास बोलने का अधिकार, ये थोड़े कि आप इंडिया के खिलाफ बोलेंगे कहीं. तो अब ये राइट टू स्पीच जो है, ठीक है, अब ये किन किन ग्राउंड्स मतलब आपको मना किया जा सकता है? तो अगर मान लो कि पब्लिक ऑर्डर है वो बिगड़ गया आपकी वजह से, तो मोरालिटी खत्म हो गई है, तो और नेशन का सिक्योरिटी बहुत खतरे में है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल. राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया के बारे में आपको स्टेटमेंट्स को क्या है कंसिडर करना है. ठीक है, सबसे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये 7वां फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है. तो अब क्यों नहीं है? 44 CA 1978 से ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद में तो क्या किया गया, इसको 300A अंडर आर्टिकल में लीगल राइट बना दिया गया और ये सभी के लिए मान्य. ठीक है, तो इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक लीगल राइट है 300A में इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, और दूसरे स्टेट एज द पार्ट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट नेसेसरीली ऑफरिंग, ऐसा थोड़े है. फिर तो तुम किसी की भी जमीन हड़प लोगे कि ये सड़क मेरी, आज से इसके पास ये घर है, ये भी मेरा है, मान लो यहाँ पे तुम लोग क्यों हो, ये भी मेरा, कंपनसेशन भी नहीं दोगे, इनको रिलोकेट कैसे करोगे? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है. क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल. ये जो है ना, ये पूरा हिस्ट्री है राइट टू प्रॉपर्टी का, ये वाला, तो इसको एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लेना आप लोग. ठीक है, चले आगे. क्वेश्चन नंबर 23 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे है. तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है किससे आया था? केशवानंद भारती केस 1973. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोहिबिट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट दैट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल राइट्स. ये बात तो बिल्कुल सही है.
नहीं तो ये तो अभी तक हो के पता नहीं क्या फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाते हैं इंडिया से। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन जो है वो प्रोहिबिट करते हैं पार्लियामेंट को कि वो ना करे। ठीक है, और ये पहला गलत हो जाएगा, आंसर इसका बोल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास कौन कौन से पावर जो है, ठीक है, वो आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इंडिया में है, मतलब, और पंजाब हरियाणा का तो जैसे कॉमन कोर्ट भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हाई कोर्ट है इसमें एज है 62, आपको पता ही होगा, और उसके बाद में रिट जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है, 262 के तहत में, सॉरी 226, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। और फिर रिट जुरिसडिक्शन है, सही है, अपीलेट है, सुपरवाइजरी पावर, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं बिल्कुल, कंट्रोल है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट और वोट कोर्ट होते हैं, तो उनसे क्या हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट जो है वो, ये जो रिपोर्ट है अभी हाल फिलहाल में किसने निकाली थी, तो ये तो लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आईपीसीसी, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो कि सीरियस पॉल्यूटेंट भी है, और ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन को ये बाइंड करके फिर ये क्या है, जहरीला हो जाता है ज़्यादा। तो ये कौन सी गैस है, ये, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एल्गी का क्या क्या यूजेस है, देखो अब जो एल्गी होता है, ठीक है, एल्गी किस किस में काम आता है। तो देखो वैसे तो एक बात बताऊंगा अगर मैं आपको, मतलब मान लो आपको कितना ही पता होगा एल्गी के क्या क्या यूज हैं। चलो मान लो मैं कह दूं बायोफ्यूल तो पता है हमें, जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है जैसे, उसमें हो जाता है, तो चौथा तो बिल्कुल सही होगा, यानी आंसर इन दो में से। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता ही होगा ना, एल्गी तो आता है उसमें काम, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। पोल्यूटेंट है जिससे बायोसिनोसिस हो जाता है, ठीक है, तो ये किससे हो जाता है, आपके कॉटन के डस्ट से। कॉटन होते हैं ना, जो कॉटन टेक्सटाइल में वर्कर काम करता है, इनहेलिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है, कॉटन। और जो ये आपके अफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है, ये मिल्क के जो सैंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है, मिल्क। आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाई ऐश के बारे में, फ्लाई जो है रिकवर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। वेट डिस्पोजल जो है फ्लाई ऐश का टॉक्सिक है, हैवी मटेरियल लीच हो जाते हैं, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिसने फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन पॉलिसी निकाली है, थी मतलब अलोंग बैक, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। यूजेस क्या क्या फ्लाई ऐश के, पहला एग्रीकल्चर के अंदर, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, रोड्स में, पेवमेंट में, उसके बाद में लैंडफिल में, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी में, एग्रीकल्चर वाला ही जो पॉइंट है ना उसकी प्रोडक्टिविटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट, ठीक। आई होप आप समझ गए हैं। चलते हैं हम आगे, आंसर हो जाएगा होल, ठीक है। सीधी के वैसे अब आपके टेस्ट तो हो ही चुके हैं, ठीक है, 10 टेस्ट थे, 10 के 10 हो चुके हैं। इसके एक्सप्लेनेशन और इसका सब कुछ आपका एनालिसिस वगैरह वो है, वो डैशबोर्ड पे आप इस साइट पे जाके यहाँ पे जाएंगे ना, www. इधर आपको सिद्धि का वो मिलेगा इंटरफेस, उस इंटरफेस पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपका डैशबोर्ड बन जाएगा, उस डैशबोर्ड पे अब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम है, अटेम्प्ट हो नहीं पाएंगे तो पढ़ तो लेना एटलीस्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। तो लिविंग रूट ब्रिजेस बनते हैं आपके कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब इधर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। रबर ट्री होता है ना, तो ये क्या है एक्चुअली में, मान लो ये पेड़ है, एक ये पेड़ है और एक यहाँ पे एक पेड़ है, इसकी लाइक नो लेयर टूट के एक ऐसा ना, एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे नेटवर्क सा बन जाता है यूं,
ठीक है, ये बहुत ही मतलब वो होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फिर यहाँ से लोग ऐसे 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 क्रॉस करके जा सकते हैं। तो ये पूछा है कि ये जो बनता है ये कौन से पेड़ का बनता है, रबर ट्री का। ठीक है, और रिसाइकलिंग जब हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो रिसाइकलिंग है उनसे क्या क्या हम वापस निकाल सकते हैं, मतलब कमर्शियली क्या क्या रिकवर कर सकते हैं। तो गोल्ड, कॉपर, ग्लास, प्लास्टिक, सभी रिकवर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है इनका, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इनमें से कौन से है जिनकी हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी? देखो, सबसे पहले तो आपका डेजर्ट इकोसिस्टम तो हो ही नहीं सकता, तुंदरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्री लेस होता है। सवाना के अंदर क्या दिक्कत है? रेनफॉल की। इस्टुअरीज जो होता है आपका, सबसे ज्यादा इधर क्या होती है? प्रोडक्टिविटी। आंसर क्या हो जाएगा? डोल। इस्टुअरी आपको पता ही होगा। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए इस्टुअरी की, तो वेस्टर्न कोस्ट जो है इस्टुअरी के लिए जानी जाती है, और ये वाली कोस्ट जो है डेल्टास के लिए जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं अडेप्टेशन के? ठीक है, मान लेते हैं जैसे हम अपने ह्यूमन बींग्स को लेते हैं। हम लोग क्या होता है, जैसे ठंड होती है, ठीक है, तो ठंड में लाइक हमारी जो बॉडी होती है उसका मोबिलाइजेशन रेट क्या बहुत ही डाउन हो जाता है, हमें मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, अडेप्ट हम खुद ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्या, जैसे हाइब्रेट हो जाता है ना, हाइब्रेशन में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, हाइबरनेशन, सॉरी हाइब्रेशन नहीं, हाइबरनेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है, जो समय में जिनको दिक्कतें आती है ना, तो वो गायब हो जाते हैं समय में, और डायपोज के बॉडी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या देखें, सबसे पहले आपका आ जाता है मिमिक्री, कलरेशन, कलर का भी होता है, एस्टिवेशन और माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो स्पीशीज है कोई, वो केरल के टेम्परेचर में नहीं रह पा गई, ठीक है, तो वो मान लो कहीं चली जाए, ठीक है, महाराष्ट्र चलेगी। ठीक है, कोई राजस्थान की गर्मी में नहीं रह सकता, वो मान लो महाराष्ट्र चला जाए, ठीक है, तो ओल हो जाएगा उसका। 1992 से हमने क्या क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 35। पहला ऑप्शन सीबीडी, सेकंड है यूएनसीसीडी, और तीसरा ऑप्शन है यूएनएफसीसी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होएगा, सबसे पहले तो सीबीडी जो है, ठीक है, ये गायो 1992। अब जो 1992 का कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला था, और ये कहाँ पे हुआ था? राइडी जनेवा। ठीक है, पहला। फिर यूएनसीसीडी इंपॉर्टेंट है, ये ओनली एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि किसके लिए? डेजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, और फिर आता है यूएनएफसीसीसी, ये किसके लिए? क्लाइमेट चेंज और सब के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? होल। मतलब ये थोड़े से जो है ना, ये थोड़े क्रैमिंग वाले पॉइंट्स, मतलब ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इनका कुछ समझने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, which of the following conditions is associated with the algal bloom increase the amount of oxygen into the water bodies? ठीक है, सबसे पहले तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। देखो, यूट्रोफिकेशन होता है सबसे पहले। ठीक है, इससे क्या होता है? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो उससे क्या है? एल्गल ब्लूम, मतलब पानी के अंदर एकदम से न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उससे ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी, तो पहला तो गया। वैसे तो पहले के जाने से ही आपका आंसर आ चुका है। फिर दूसरा इनरिचमेंट होता है न्यूट्रिएंट का, बिल्कुल सही है, और ये फ्रेश वाटर में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में भी हो सकता है। वो फर्टिलाइजर से तो चाहिए, तो वो तो किसी पानी में। समिट जो है फर्स्ट टाइम टॉक्ड अबाउट द अचीविंग अ बैलेंस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत हो जाए, इससे पहले ही बात हो गई थी। समिट में अडॉप्शन की बात की गई थी, तो मीना माटा जो है, देखो बाकी बात ठीक है, लेकिन मीना माटा बाद में आता है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट भी गलत है। थर्ड में क्या? कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है 1987 की, इस रिपोर्ट ने इन्फ्लुएंस किया था समिट को। समिट हुआ था 1992 में, तो ठीक है, ये रिपोर्ट जो बन गई थी ब्रंटलैंड वाली, उसने उसको जाके इन्फ्लुएंस किया था। बात सही है, सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैट, सी। क्वेश्चन नंबर 38, क्या क्या है क्वेश्चन में? जीसीएफ पे है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इट हेल्प डेवलपमेंट countries limit or reduce their GHG emission and adapt to the climate change, then UNFCCC का मैकेनिज्म है। तो ये तो दोनों ही बातें सही है,
यूएनएफसीसी संभालता है, ये याद रखना, ठीक है। दोनों सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवतवाड़ी सिस्टम जो है, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कहाँ से आ गए, इनका तो लेना देना ही नहीं था। फ्रॉम द पीजेंट, पीजेंट मतलब बोले तो रेवत, ठीक है। ओके तो अब देखो पहला स्टेटमेंट तो गया, और मैं ये आपको कट पता है क्यों करके दे रही हूँ, वो तो आपको भी पता है कि ये गए दोनों, ये इसलिए कि वहां पे आपको होल में याद है कि दो काटने के बाद ये दो ही बचने, कहीं आप ऐसे करने के बाद भी ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाए ना तो ये मूर्खता है, ठीक है। छोड़ के मत आना, छोड़ने से देखो लॉस ही लॉस है, ठीक है, छोड़ने से लॉस ही है। ब्रह्मो समाज ईस्टर्न इंडिया, परमहंस मंडली वेस्टर्न इंडिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपका कहाँ का है, साउथ इंडिया, तमिलनाडु रामकृष्ण मिशन पैन इंडिया। परमहंस मंडली महाराष्ट्र का हो गया और ब्रह्मो समाज बंगाल का हो गया, ठीक है। तो सभी के करेक्टली मैच्ड है रोल। अब तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक लगते होंगे इतना डिस्कस जो किया हमने, ठीक है। पागलपंथी का कागम शाह था, तो वन का बी, ठीक है। रामोसी कुका, कुका टू का क्या होएगा ए, वन का बी टू का ए, वन का बी टू का ए, ठीक है। बाकी डिटेल आपको पता ही है तो अब हम उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, फिर समय की बहुत कमी है। पहला सही हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था, ठीक है। कौन लाया था परमानेंट सेटलमेंट, कौन लाया था, कॉर्नवालिस, और इसके अंदर भी कौन, दो लोग थे, ठीक है। और इंट्रोड्यूस नहीं किया था जॉन शॉर ने, ये असिस्ट किया था, तो सेकंड गलत है, ठीक है। और इट डिक्लेयर जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड, जो जमींदार थे आपके, ठीक है, क्या वो लैंड के ओनर थे, और जमींदार वर नॉट फ्री टू फिक्स द रेंट्स, ये गलत है, ये कह सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। सनसेट लो, शाम तक नहीं दिया तो जमीन जब्त हो जाएगी। वाइसरॉय ऑफ इंडिया, आफ्टर एक्ट 1850 गवर्नर जनरल एबोलिश एंड देन रिप्लेस हो गया था वाइसरॉय से। पहला वाइसरॉय था डलहौजी, देखो पहला जो वाइसरॉय था वो आपका कौन था, पहला वाइसरॉय कैनिंग था, ये तो गया, नोट पूछा है, ठीक है। और एक्ट के बाद में जो गवर्नर जनरल का ऑफिस एक्चुअली में क्या एबॉलिश नहीं हुआ था, मतलब कैंसिल नहीं हुआ था, ठीक है, इसको बना दिया था, मतलब नाम मॉडिफाई किया था, एबॉलिश नहीं किया था ऑफिस, तो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन में नॉट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 44। Who among the following was the first foreigner to become the president of INC के कौन थे, ये तो आपको सिंपल है, कहाँ है क्वेश्चन क्या, जॉर्ज जूल, ठीक है। एनी बेसेंट कौन थी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। ये यार कॉटन भी थे वैसे प्रेसिडेंट बट फर्स्ट नहीं थे, ठीक है, फॉरनर, फर्स्ट तो वही थे जॉर्ज जूल। चंपारण सत्याग्रह पहला सीडीएम था, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह जो था, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट में था, आपके तिंकथिया। और फिर थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या आ जाता है कि गांधी जी अरेस्ट हुए थे, ठीक है, तो गांधी जी अरेस्ट नहीं हुए थे, ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। गांधी इविन पैक्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या है, इमीडिएट रिलीज किया जाए जो कि कन्विक्टेड नहीं है। गांधी इविन में बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई थी, राइट टू पीसफुल एंड नॉन सही है, कम्युनिकेशन ये गलत है, ये तो बात ही नहीं हुई थी, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कराची सेशन। कराची सेशन जो है ना आपका कब होता है, 1931 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल लेते हैं, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, गलत, सेलेक्ट करना है सही वाला, तो वन निकाल दो, आंसर आ गया। और फंडामेंटल राइट और जो नेशनल इकोनॉमिक राइट्स है, ठीक है, इस पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा, 2 3 सही हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बोल 48 पे चलते हैं अब हम। देखिए 48 में क्या है, मद्रास महाजन सभा सही है, पुणे सार्वजनिक सभा 1870 सही है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ठीक है सही है, इंडियन एसोसिएशन ठीक है सही,
बिल्कुल सही है, सभी के सभी सही है। ओल क्या हो जाएगा? ओल, डी। गदर पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदू महासभा, थियोसॉफिकल। देखो थियोसॉफिकल सबसे आसान है, चौथे का होएगा सी। चलो अभी तो एक ही ऑप्शन रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कौन? गदर पार्टी। और गदर पार्टी के आपके कौन थे बताइए? गदर पार्टी सोहन सिंह भागना, तो 1 का लगाओ बी, 1 का बी, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी के कौन थे? राजा गोपाला, तो यहाँ ये राजा गोपाला जी, तो 2 का क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईयर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या है देखो। जो ब्राह्मण थे, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स, अरण्यक जो थे, डील विद मिस्टिसिज्म, सिंबोलिज्म, उपनिषद, हिम। करेक्टली मैच। देखो इसका आंसर होएगा 2। अब 2 क्यों होएगा? देखो क्योंकि जो फर्स्ट है ना, ब्राह्मण जो होते थे वो क्या कहते थे? वेद वगैरह में डील करते थे। और जो उपनिषद है वो किसकी बात करते थे? सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स की। सॉरी, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऋग वैदिक सोसाइटी में? जो सोसाइटी थी वो क्या थी? स्ट्रिक्टली डिवाइडेड थी और हेरिडिटरी वर्ना सिस्टम। पहला गलत है। स्टार्टिंग में कहां से वर्ना सिस्टम आ जाएगा? पोलीगैमी नहीं प्रैक्टिस होती थी, बताओ हो सकता है क्या ऐसे? जो पोलीगैमी थी वो प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो ये गलत है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ सती, और ये सही है। वुमेन हैड व्हाट? पॉलिटिकल राइट्स। शुरू में तो थे, बाद में कहानी बदल गई थी, ठीक है। पहली वाली में थे, बाद में नहीं थे। पट्टचित्रा ओडिशा, कालीघाट बंगाल, वर्ली आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तीनों सही हैं। और वर्ली आपको पता ही होगा ट्राइबल विमेन करती हैं यूजिंग द वो जो काउ डंग होता है उसको इस्तेमाल करके। पट्ट का मतलब कपड़ा होता है, चित्र का मतलब पेंटिंग होती है। और ये कालीघाट में क्या है ना, मार्केट के सीन्स, बाजार सीन्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्वेश्चन नंबर 53। एस्केटिक सेक्ट था जो इंडिया में आया था जब बुद्धा और जैना थे। सही है। लाइफ ऑफ इट विदाउट एनी इंटरप्शन, ये भी सही है। बिंदुसार का नहीं था, मखाली घोषल का। बिंदुसार ने तो ठीक है कंट्रीब्यूशन या पैट्रोनाइज किया था किसका? मखाली घोषल। और ये क्या न्यूडिटी को अडॉप्ट करते थे, ठीक है, नग्न रहते थे ये। और जैनिज्म जो थे, ठीक है, जैन मतलब जो वो थे, तो इनसे इनकी दोस्ती बहुत सॉलिड थी, लेकिन इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तभी वो पैरेलल थे, याद रख लेना, ठीक है। रास और जो संकीर्तन है, ठीक है, तो ये किससे है? मणिपुर से। रास और संकीर्तन, कीर्तन जैसे होता है ना वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। कोणार्क जो सन टेम्पल है, ठीक है, जो कोणार्क वाला सन टेम्पल है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। और उसके बाद में जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोडा। बताइए, दोनों ही बातें क्या सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा, ठीक है। तकावी क्या थे? देखिए तकावी का दूसरा नाम होता था सोंधार। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो होते थे ना, इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया था और डेवलपमेंट भी किया था। तो ये क्या एग्रीकल्चर के पर्पस से दिए गए लोन होते थे क्या? तकावी, ठीक है। अब देखो, लैंड असाइन टू ऑफिशियल एग्रीकल्चर लोन रेस्ट हाउस, बी, ठीक है। ये एमबीटी के हैं, सोंधार इन्हें कहते थे। गुप्ताज के समय में जो लैंड होता था,
ठीक है, लैंड ग्रांट जो दिया जाता था रिलीजियस फंक्शन, इसको उनको क्या कहते थे, अग्रहार। ठीक है, क्या कहते थे, अग्रहार, ब्रह्मदेव ब्राह्मण। द्वार समुद्र टेम्पल, सॉरी, द्वार समुद्र कैपिटल किसकी थी, ये कैपिटल थी होयसाल की। और होयसाल अब आपको पता ही होगा, बेलूर हैलेबिड। उसके बाद में और क्या है, ये स्टिलेट प्लान के लिए जाना जाता है। अब स्टिलेट प्लान कौन सा होता है, स्टार शेप वाले जो प्लान होते हैं। और चन्नाकेश्वर टेम्पल इसका इंपॉर्टेंट टेम्पल है एक। ठीक है, और जो होयसल टेम्पल्स हैं इनका स्टाइल क्या है, विसागर टेम्पल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, होयसल। ठीक, गॉट इट। चलो, कौन से भक्ति सेन जो है वो स्पिरिचुअल गुरु थे शिवाजी के, रामदास। और ये सारे किससे रिलेटेड था, आपका जो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट था ना, ठीक है, उससे रिलेटेड थे। और ये सभी विठोबा को मानते थे। और विठोबा क्या है, लॉर्ड विष्णु। और ये कहाँ पे मान्यता थी इनकी, पंढरपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोल। द लैंड ग्रांट जो रिलीजियस फंक्शन को दिए जाते थे, ये तो अभी हमने देखा ना। ठीक है, चलिए, अलबाग और नयनार। देखो, और ये मैंने आपको कई बार बताया, जो अलबाग होते थे ये लॉर्ड विष्णु, और नयनार जो थे ये लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो जो नलायगा दिव्या प्रबंधनम वाली बुक थी ना, वो लॉर्ड विष्णु की है। ठीक है, और अंडल कल हमारा बहुत नहीं, ये गलत है, ये विष्णु शिव है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोल। आंसर हो जाएगा क्या, बोल। चलिए, सुलह कुल का जो आइडिया है, ठीक है, सुलह कुल की जो पॉलिसी है वो किसकी थी, अकबर। और ये एक रिलीजियस पीसफुल पॉलिसी थी। ठीक है, क्या थे, रिलीजियस पीसफुल पॉलिसी। और ये जो आइडिया था यूनिवर्सल पीस लाने का था अकबर की गवर्नेंस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आमिर खुसरो कौन थे, ठीक है, तो आमिर खुसरो जो है वो एक ग्रेट पर्शियन पोर्ट थे दिल्ली सुल्तान में। अब इनके बारे में बताओ, गजल जानते थे, फादर थे ख्वाली के, और ख्याल तराना स्टाइल, बिल्कुल ऑल डी इज द करेक्ट आंसर। कोर्ट किसके, अकबर। ठीक है, याद रखना। भवई कहाँ का, गुजरात। तमाशा महाराष्ट्र। थय्यम तमिलनाडु। जो थय्यम है ना, ये केरल है। ठीक है, तमाशा एक लाइक वो हो गया आपका, क्या बोलते हैं, फोक थिएटर, फोक आर्ट। ठीक है, और भवई। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 C। ठीक है, फिर आ गया आपका 65। अशोका को क्या कहते थे, पियादशी। ए का क्या हो जाएगा, 2। ए का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब उसके बाद में चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, इनको क्या कहते थे, पराक्रमांक। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त थे ये क्या थे, विक्रमादित्य थे, बिल्कुल सही है। और फिर स्कंदगुप्त क्या थे, कर्मादित्य। ठीक है, मृच कटिका जो थी किसकी है, ये सबसे पहले तो शुद्रक किसकी है, शुद्रक की। क्या, मृच कटिका। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो मतलब लव अफेयर था, ठीक है, एक मर्चेंट का, कर्टेशियन। ठीक है, मतलब एक कोर्ट में। ओके, और फिर उसके बाद में सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि। गौतम का क्या है, न्याय। नागा अर्जुना का क्या है, माध्यमिका। प्राज्ञा प्ररामिता। और उसके बाद में चार्वाक जो है आपका, ठीक है, ये तो क्या बोलते हैं, नियति। और इसका दूसरा नाम क्या, लोकेश्वर। लोकेश्वर। ठीक है, कनाद जो है
कनाद, वो किससे रिलेटेड है? वैशेषिका। किससे? वैशेषिका। और ये थ्योरी क्या बताती है? एटॉमिक। ठीक है, ओके, क्लियर। देखो आज मुझे पता है मैं बहुत फास्ट हूँ, बट वो फास्ट इसी वजह से हूँ क्योंकि अब आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पढ़ाना है बताना है ज्यादा, ठीक है, अब आपने सब कर रखा है। तो विष्टि क्या था? तो विष्टि इट वॉज कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ इनकम, टोटली एब्सेंट मध्य प्रदेश। फोर्स लेबर वॉज इंटाइटल टू वीकली वेजेस, ऐसा नहीं था। एल्डर सन जो था वो फोर्स लेबर। तो देखो ये क्या है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम थी स्टेट के लिए, और ये जो लोगों द्वारा टैक्स दिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, किनीशियन के अंदर जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग के बारे में बताता है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम जैसे जैसे मान लो हमें ऐसा लगे कि ना सेविंग बढ़ाते हैं, एक टाइम आएगा पता है कि आप सेविंग करते जा रहे, तो वो पैसा क्या मार्केट में तो गया ही नहीं, वो पैसा तो आपके पास इकट्ठा हो गया, मार्केट में वो पैसा गया ही नहीं, ना जाने की वजह से क्या है, जो मार्केट है वो ठप हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, इकोनॉमी की कम हो जाती है, और कंजम्पशन आप कर नहीं रहे, मतलब आप कुछ खरीद नहीं रहे, बस पैसे को बचाते जा रहे, तो वो होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होएगी, पक्का होएगी, ठीक है। देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत है इंडिया में, और अफ्रीका में टेक्नोलॉजी कम बट मिनरल ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी होने से क्या, अगर आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती, या आपके पास वो मैन पावर नहीं है जो उसको लगा सके, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो जाएगा, वो भी बहुत है, तो ग्रोथ होने से जरूरी थोड़े वो ह्यूमन रिसोर्स है और फिर वो ह्यूमन कैपिटल बना, ये हो तब तो हम माने भी, तो ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है उस देश की जनसंख्या इलिटरेट हो। कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ने से भी कुछ नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा जो है वो बन गया तो डेवलपमेंट होएगी पक्का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज क्या काम आते हैं, मतलब लाइक नो बल्क मटेरियल को स्टोर करने में, प्लस उसको ठंडा रखने में और सप्लाई चेन को इंश्योर करने में। कोल्ड स्टोरेज मान लो खराब हो गए या काम नहीं कर रहे या है ही नहीं, अब क्या होंगे, जो इतना पेरिशेबल मटेरियल था खाने पीने का, ठीक है, वो क्या खराब हो जाएगा। अब वो खराब हो गया तो क्या, जो सप्लाई थी वो पहले तो बहुत ही अच्छी खासी, बट सामान मतलब सुविधाएं ना होने की वजह से वो सप्लाई क्या कम हो जाएगी। अब वो सप्लाई कम होगी तो महंगाई आएगी, क्योंकि देखो जो मटेरियल है वो चाहिए तो उतनी ही जनता को अभी भी जितना पहले चाहिए था, लेकिन अब माल कम हो गया, बट सप्लाई जनता की डिमांड है वो क्या बढ़ चुकी है, तो इधर लो ऑफ सप्लाई लो ऑफ डिमांड लग जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, ये किस वजह से होएगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड की वजह से, हाई मनी सप्लाई, डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पुअर डिस्ट्रीब्यूशन जो फैसिलिटीज है आपकी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए, फिड्यूशरी मनी किसको कहा जाता है? फिड्यूशरी मनी क्या होती है, जैसे हमारी जो करेंसी है वो भी फिड्यूशरी मनी है, ठीक है। तो जब क्या वो ट्रस्ट और पे है, जैसे उस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए वो हूँ, बाधित हूँ, तो वो क्या पे और पे के बीच में जो एक ट्रस्ट होता है ना, उसको हम फिड्यूशरी बोलते हैं, ठीक है। और लीगली जब एक्सेप्टेड होती है तो वो क्या होता है, टेंडर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है वो किस किस से बढ़ जाएगी? आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, सही है। रेपो रेट बढ़ा दिया तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है, गलत। आरबीआई ने सिक्योरिटीज को खरीदा, पहले हम चौथा करेंगे, आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई घट जाएगी, ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बढ़ जाएगी, बट वो क्या है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या निकालो, सेकंड को निकालो, फिर क्या कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने से जो है सप्लाई बढ़ेगी नहीं घटेगी ना। मार्केट में देखो जब आरबीआई ने कहा है कि भाई रेट बढ़ा दो,
तो इससे पैसा इनके पास ज्यादा आ गया ना, लोगों के पास तो कम बचेगा, तो लोगों के पास ही जब नहीं बचेगा तो फिर डिमांड का मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कहाँ से आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब गवर्नमेंट आरबीआई परचेज करती है तो सप्लाई बढ़ती है, खरीदती है तो कम हो जाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। एसएलआर जो है, ठीक है, ये किस किस फॉर्म में रखा जाता है? ऑप्शंस आर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सबसे पहले तो जो नियम है वही बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हमारे फॉरेक्स में अलग से होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका गोल्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो उस टाइम हम किसको एक्सक्लूड कर देते हैं? आपके ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ग्रांट दिए होंगे जिससे कुछ ना कुछ कैपिटल असेट पक्का बना ही होगा, तो हम उसको निकालने से क्या है, हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वो होते हैं जिससे कोई एसेट नहीं बनता, लेकिन कई बार गवर्नमेंट कोई ग्रांट देता है तो उससे कहीं ना कुछ तो बन ही जाता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ऑल राइट, देखिए हमने लगभग 1 घंटे से भी कम में 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बट इसका पर्पस क्या था आज? ये था कि आपका फटाफट दिमाग में सब घूम जाए एक बार, मतलब सब दिमाग से एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने ये डिस्कस किया। बाकी अब इसके 75 क्वेश्चन तो ये बचे हैं, एक तो टेस्ट 9 के प्लस टेस्ट जो 10 है आपका, इसके 150 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये आपके 225 क्वेश्चन अब हैं जो और बचे हैं, ये मैं डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, तो आज हमारा टेस्ट 9 का एक पार्ट हो गया, कल एक पार्ट और हो जाएगा, तो उसमें आपके नेक्स्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट 9 और फिर टेस्ट 10 और फिर उसके बाद में आपका सिद्धि मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे कंप्लीट तो हो ही चुका है, मतलब सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो ये पिछले 2-2.5 महीने की जो लाइक नो वैसे टेस्ट एंड ऑल की जर्नी थी, तो इट वाज रियली लाइक नो फैबुलस। मतलब ठीक है, मुझे कभी कभी लगा कि कैसे हो पाएंगे, इतने टेस्ट है, इतना काम है, इतना टास्क एंड ऑल, बट एवरीथिंग वेंट लाइक नो सो वेल, बहुत स्मूथ था। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था पूरी इंटायर टीम का, दैट वाज लाइक नो जस्ट मार्वलस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ठीक है, आप सभी का। तो आपने बहुत सहायता की, सभी की सहायता की वजह से ये टेस्ट सीरीज लाइक नो सक्सेस हो पाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीवाईक्यूज भी मैंने डिस्कस किए, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है इट वाज लाइक नो क्यूरेटेड एंड क्राफ्टेड इन अ वे कि आपको लगे कि हाँ मेहनत हुई है और आपको भी इससे सफलता हासिल हो। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड सो आई एम जूही गोयल साइनिंग ऑफ। बाकी आप प्लीज सारे प्लेटफॉर्म्स को और जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं प्लीज उन्हें आप सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।